Dear students, welcome to this YouTube channel once again, and today we will discuss vector calculus. As you know, we have discussed in the last class formulas about single and multivariable calculus. तो मैं पहले ही बता चुका था कि हम 2 तारीख को जो हमारे एग्ज़ाम है IIT JAM का, इसके लिए हम फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल and obviously see the last video that I have uploaded one day before. So today basically I will discuss about vector calculus, क्योंकि हमारा सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस के बाद ही वेक्टर कैलकुलस आता है। तो बेसिकली आज हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, एक वेक्टर कैलकुलस और एक हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक से ज़्यादा नहीं है मैथमेटिकल फिजिक्स का, मैट्रिसेस है, फोरियर सीरीज है और कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो हो जाएगा और एक वीडियो में शायद वो हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये 2 टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। पहले ऑलरेडी अपलोडेड है जहाँ मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन ये सब डिस्कस कर लिया। उसके साथ साथ वहाँ पर हम जो जैसे कि मीन वैल्यूज थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, रोलिस थ्योरम ये सब डिस्कस कर लिया। जो सिंगल एंड मल्टीवेरिएबल कैलकुलस है वो हम डिस्कस कर लिया। मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, सब एवरीथिंग। Basically, the syllabus of IIT JAM, the first part of the syllabus of IIT JAM of mathematical physics is basically from your minor subject mathematics. जैसे कि हर यूनिवर्सिटी का जो मैथमेटिकल फिजिक्स का अगर सिलेबस देखो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी वो जो सिलेबस है वो कंटेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वो माइनर में भी रहता है। लेकिन IIT JAM का जो सिलेबस है मैथमेटिकल फिजिक्स का उसमें है, तो इसीलिए मैं वो भी डिस्कस कर दिया। लेकिन मैं बता चुका था कि अभी हमारा टाइम तो ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ आपको सुविधा के लिए कि आपका जो फार्मूलाज है वो आपको याद हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स जब आप सॉल्व करोगे बहुत इजी हो जाएगा, एंड यू कैन नोट डाउन दिस फार्मूला ऑल्सो। एंड इफ़ यू नीड दिस फार्मूलाज इन द PDF फॉर्मेट देन जॉइन द टेलीग्राम चैनल दैट आई विल बी गिवन द लिंक ऑफ दिस टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वेक्टर कैलकुलस, which is useful for IIT JAM, JEST and obviously other entrance exam also, जो MSc के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए वेक्टर कैलकुलस जो है इसमें सिर्फ वेक्टर कैलकुलस नहीं है, वेक्टर एल्जेब्रा भी है। लेकिन वेक्टर एल्जेब्रा की जब हम बात करते हैं, जैसे कि सिंपल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वो हमारा 10+2 लेवल में ही था। तो इसलिए मैं वो जो टॉपिक्स है वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार आप लोगों ने वो फार्मूला पढ़ चुका, तो इसलिए उसको मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो तरीके का वेक्टर प्रोडक्ट होता है। वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट, एंड द आउटकम ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द आउटकम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब हम 2 वेक्टर का बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी जो है ये तीसरा वेक्टर अगर सपोज दे दिया सी वेक्टर, या फिर मैं कुछ और मान लेता हूँ। ओके, जैसे कि सपोज मान के चलिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है दैट इज सपोज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर, दैट इज सपोज के वेक्टर। ओके, सो आपको ये ए क्रॉस बी जो है एक डिफरेंट वेक्टर देगा। लेकिन अगर सपोज ए डॉट बी है तो ये आपको एक स्केलर क्वांटिटी देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए डॉट बी मैं एक्स मान लेता हूं। ओके, तो देखिए ये 2 वेक्टर का हो गया। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब हम ट्रिपल प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट भी 2 तरीके का होता है, एक है डॉट, एक है क्रॉस। तो यहां देखिए 2 वेक्टर जो है, ये 3 वेक्टर है, लेकिन 2 वेक्टर का आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट है, उसके साथ एक वेक्टर का जो है डॉट प्रोडक्ट है ना। तो इसको आपको याद रखना है। ऐसे देखिए 2 वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर और भी एक वेक्टर हो जाएगा। मान लीजिए ये वेक्टर जो है के वेक्टर, फिर देखिए के और ए का डॉट प्रोडक्ट होगा, मतलब ये जो आउटकम है ये स्केलर आएगा हमेशा। और ये जो स्केलर है हमने यहाँ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा है, दिस इज बेसिकली डिटर्मिनेंट, और यू नो हाउ टू एक्सपांड दिस डिटर्मिनेंट। यहाँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3 का मीनिंग क्या है? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। सो इफ यू राइट दिस वेक्टर ए वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म समथिंग लाइक दिस, ओके, इफ यू वांट यू कैन राइट दिस ए वेक्टर इन दिस वे कि ए वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू सपोज a1 i कैप है ना, प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। सिमिलरली यू कैन राइट बी वेक्टर इज नथिंग बट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप।
Similarly, you can write C vector as C1 I cap plus C2 j cap plus C3 k cap. Okay, so these are the vector in component form, and you can see here the coefficient of I j k. जैसे पहले a वेक्टर है तो कोफिशिएंट ऑफ i j k ऑफ a वेक्टर, देन b वेक्टर, देन c वेक्टर. तो इस ऑर्डर में आपको याद रखना है कि दिस इज द फॉर्म दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट. क्योंकि अगर आप पहले b क्रॉस c करो फिर उसके साथ a को डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट इसी से सॉल्व कर सकते हैं. फिर देखो इसका कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो a डॉट b क्रॉस c और b डॉट c क्रॉस c और c डॉट b क्रॉस a क्रॉस b ये सेम होता है. इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन. मतलब ए बी सी ऐसे आपको याद रखना है, ए बी सी फिर बी सी ए. देखिए यहाँ से स्टार्ट है ए बी सी फिर बी सी ए फिर सी ए बी. समटाइम्स इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ए बी सी को, दिस इज कॉल्ड बॉक्स, है ना, बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं कभी कभी. इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं बी सी ए एंड सी ए बी. और ये जो भी है ये सब सेम होते हैं, ये सेम. इस ऑर्डर को आपको याद रखना है कि ए बी सी ए बी अगर है तो ये सेम है. अब देखो नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि इफ एनी टू वेक्टर्स आर आइडेंटिकल देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी जीरो. ये भी आपको याद रखना है. सपोज ये 3 वेक्टर जो है इसमें 2 आइडेंटिकल हो गए. आइडेंटिकल मतलब क्या है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है उसके जगह अगर ऐसे हो गया ए डॉट ए क्रॉस सी तब भी ये जीरो होगा. ओके, ये क्यों जीरो है? दिस इज वेरी सिंपल कि देखो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना ए क्रॉस बी, स्पेशली क्रॉस प्रोडक्ट निकल के जो आएगा वो ये दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा. सपोज मान लीजिए कि यहाँ एक प्लेन है, इस प्लेन में 2 वेक्टर है, एक है ए वेक्टर और दूसरा है सी वेक्टर. तब जब हम ए क्रॉस सी करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो इधर आएगा. और देखिए ए वेक्टर जो है इस प्लेन में है तो ये जो फाइनल वेक्टर है, मतलब ये क्रॉस करने के बाद सपोज के वेक्टर आ गया तो ये के वेक्टर और ये ए वेक्टर का बीच में जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री हो गया. और 90 डिग्री द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर व्हिच हैव एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री ऑब्वियसली विल बी जीरो, है ना. ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट जीरो होते हैं अगर बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो इसलिए ये जीरो हो रहा है. तो ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट देखो, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो द 3 वेक्टर्स ए बी सी आर कोप्लेनर. अगर देखो ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है लेकिन इक्वेट नहीं, जैसे कि यहाँ जीरो किस लिए हुआ था, 2 आइडेंटिकल हो गया था. लेकिन अगर आइडेंटिकल नहीं है बट फिर भी जीरो है तब आप क्या मान के चलोगे कि ये जो है 3 वेक्टर जो है कोप्लेनर है. ये तभी पॉसिबल है क्योंकि देखिए अगर बी क्रॉस सी, देखिए सपोज ए डॉट बी क्रॉस सी, जैसे ये सिमिलरली इस प्लेन का हम बात करते हैं तो आपको पता चल जाएगा. देखो ये सपोज मान लो कि ये एक प्लेन है, दिस इज अ प्लेन. इस प्लेन में ए बी सी अगर तीनों है तो क्या होगा, देखो तो बी क्रॉस सी, सपोज बी यहाँ है, देखो बी वेक्टर इधर है और सी वेक्टर इधर है. अब बताओ बी क्रॉस सी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इधर होगा के वेक्टर. अब देखो इसके साथ ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होगा जब ए वेक्टर भी इस प्लेन में होगा, तब तो इसके साथ जो है परपेंडिकुलर होगा ना के वेक्टर के साथ. तो इसका मतलब देखो कि अगर आपके पास तीनों वेक्टर का ए डॉट बी क्रॉस सी इसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि तीनों वेक्टर जो है कोप्लेनर है. नेक्स्ट देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी गिव्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड डिस्क्राइब्ड बाय एबीसी. सो ये जो है इसका जो जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंट आप बोल सकते हो कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे यू नो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ए क्रॉस बी का बी मानते हैं, ए क्रॉस बी मॉड, तो ये क्या देता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या था, जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंट क्या था, ये था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये क्या था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम. सिमिलरली अगर ये ए डॉट बी क्रॉस सी है तो भाई वॉल्यूम देगा, तो ये वॉल्यूम जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड. अब देखो अगर आप यहां से सोचते हो, यहां से अगर आप सोचते, अगर आप चाहे कि ये डायग्राम कैसा होगा मैं वो भी दिखा देता हूं आपको. अगर सपोज मान लो कि ये जो है एक पैरेललोग्राम है ना, जैसे हम क्यूब जैसे हम ड्रॉ करते हैं ऐसे हम पैरेललोपाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, है ना. तो ये हो गया आपका पैरेललोपाइड. ओके, देखिए ये हो गया आपका पैरेललोपाइड, है ना. यहाँ अगर देखो इधर अगर ए वेक्टर है, इधर अगर बी वेक्टर है और इधर अगर सी वेक्टर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड है ये इसका वॉल्यूम देगा. अब देखो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जीरो है इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम जीरो. सोचो इसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा. तो इसका वॉल्यूम जीरो कब होगा, जब इसका कोई हाइट नहीं है. इसका मतलब सी वेक्टर भी अगर इस प्लेन में है तो हम इधर से भी सोच सकते हैं जियोमेट्रिकली कि अगर ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये वॉल्यूम देता है पैरेललोपाइड का, और इसका जो वॉल्यूम जीरो है तो एक 3D जियोमेट्री जो है उसका तो वॉल्यूम जीरो नहीं हो सकता. वो अगर 2D हो गया तब जीरो हो गया. 2D कब होगा, ये सी वेक्टर जो है उधर ना रहे,
ये भी इस प्लेन में आ जाए, ए बी सी सेम प्लेन में अगर हो गया तो मतलब एक सीधा सा मतलब ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी अगर जीरो है तो वो कोप्लेनर हो गया तीन वेक्टर। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, सिमिलरली जैसे हम दो वेक्टर का देखा था कि पहले डॉट प्रोडक्ट होता है फिर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट होता है, सिमिलरली यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ अगर हम एक क्रॉस लगा देते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तभी वेक्टर प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, तब देखिए हम वेक्टर प्रोडक्ट को देखते हैं। ओके, तो देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बोल रहे हैं, इसका एक सीधा सा सिंप्लीफिकेशन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई विल प्रेफर यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज यू कैन नॉट सॉल्व दिस ए क्रॉस बी क्रॉस सी एज योर कन्वेंशनल फॉर्म। जैसे कि पहले आपको बी क्रॉस सी करना पड़ेगा। देखो, अगर आप पहले बी क्रॉस सी करते हैं तो यहाँ आपको डिटरमिनेंट करके इसको निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से एक वेक्टर आएगा आपका कि समथिंग इंटू आई कैप प्लस समथिंग इंटू जे कैप प्लस समथिंग इंटू के कैप, फिर इस वेक्टर को के साथ वो एक का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। सपोज ये के वेक्टर है तो इन दैट केस आपको ए क्रॉस के करना पड़ेगा, तो इन दैट केस अगेन आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें जो है ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हो, देखिए ये फॉर्मूला कैसे आया है, ऐसे ही आया है फॉर्मूला, लेकिन देखो अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखते हो तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली फायदा क्या है, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट था लेकिन इट इज कन्वर्टेड इनटू डॉट प्रोडक्ट ना। देखिए राइट हैंड साइड में जो है भले ये दो टर्म है लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में है, और डॉट प्रोडक्ट का जो कैलकुलेशन है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट से इजी होता है। ओके, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं। तो इसको आप कैसे याद रखिए, देखो पहले ए है, ए के बाद डायरेक्ट सी जाओ, है ना, ए डॉट सी, तो बचा ए बी को लिख दो पास, बस कोई डॉट क्रॉस नहीं है। सिमिलरली देखो माइनस करो, फिर ए के साथ बी को करो और जो बचा है सी को पास में लिख दो, मतलब ए क्रॉस सी, देखो सॉरी ए क्रॉस बी, पहले ए के साथ सी होगा, ए क्रॉस सी डॉट बी माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। देखो मैं आपको कुछ दूसरा जो टर्म्स है मतलब नोटेशन है उससे बता रहा हूं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको कंपेयर करना है। सपोज मान लो कि हमारे पास ऐसे है पी क्रॉस यू क्रॉस आर ऐसे है, तो आप इसको कैसे करेंगे बताओ। देखो इन दैट केस आपको क्या करना है, पहले मैं क्या बताया, इसके साथ इसको करना है, तो देखिए अगर हम करते हैं तो ये पी डॉट आर हो जाएगा, पी डॉट आर हो जाएगा, पास में कौन रहेगा क्यू, सिंपल, फिर माइनस करो, डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, पी एंड क्यू का, तो हो गया पी डॉट क्यू, बचा कौन आर, तो आर को बाहर लिख दो। ऐसे आप कर सकते हो, तो दिस इज जस्ट ऐसे ही किया है, इसको आप याद रख सकते हो। इसका भी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो जैसे कि हम ऐसे लिख दिया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये नहीं है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये भी सेम है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये सेम था, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी इन द बॉक्स फॉर्मेट, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी, ऐसे आपको ऑर्डर भी सेम दिख रहा है कि यहाँ भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, यहाँ भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। आपको कैसे इसको अब याद रख सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। पहले देखो ये बी क्रॉस सी जो है ये कोई दूसरा वेक्टर बनाएगा, सपोज दिस वेक्टर इज के, लेकिन ये ए क्रॉस बी जो है ये जो वेक्टर बनाएगा वो बी क्रॉस सी के साथ इक्वल नहीं होगा, तो ये कोई दूसरा वेक्टर बनाएगा। सपोज मान लो कि ये वेक्टर जो है सपोज ये एम वेक्टर बना दिया, है ना, तब देखो ये ए क्रॉस बी, एम के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यहाँ के साथ ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो ये कॉम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगा। ओके, तो इसको भी आपको याद रखना है। लास्ट देखो द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सिंप्लीफाइज टू ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। क्योंकि देखो ये अगर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। आपको लीनियर कॉम्बिनेशन पता है, सपोज दो वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर में मान लेता हूं कि एक वेक्टर जो है सपोज ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर जो है सपोज सी वेक्टर है, तो इस दोनों को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होगा, ए के साथ कुछ एक स्केलर नंबर मल्टीप्लिकेशन होगा जैसे कि स्मॉल एम, सिमिलरली सी के साथ भी होगा एन, तो इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड सी। जितना भी वेक्टर हो सकता है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है सीधा सा ये ऐसे एक एल्जेब्रिक सम होगा, मतलब वेक्टर के लिए ऐसे सम होगा और इसके साथ एक एक स्केलर नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब देखो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्यों, क्योंकि देखो ए डॉट सी जो है ये तो एक नंबर है, सिंपल एक डॉट प्रोडक्ट है। सिमिलरली ए डॉट बी जो है ये भी एक नंबर है, इसका मतलब ए डॉट सी को अगर हम एम मान लेते हैं तो इट इज एम बी, माइनस ए डॉट सी को अगर हम एन मान लेते हैं तो इट इज एन सी। अब देखो ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में दो अलग अलग ऑपरेशन नहीं होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली रिजल्टेंट ही होते हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपको पता है ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये जस्ट एक कन्वेंशन है ना, ऐसा नहीं है कि ये अलग ऑपरेशन है ये एक अलग ऑपरेशन है। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ एन को
जैसे कि यहाँ m को हमने मान लिया कि a डॉट सी। सिमिलरली अगर हम यहाँ n को ऐसे मान लेता था कि माइनस a डॉट बी, है ना, ऐसे भी तो हम मान सकते थे, तब ये तो प्लस हो जाता, तो ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो शायद आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं वही टॉपिक्स को चूज किया है जो हमारे जेम के सिलेबस में है और रेलिवेंट भी है ना, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम में लॉस नहीं करवाऊंगा, फालतू का बात भी नहीं करना है, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर आजकल करते हैं ना कि आपका मोटिवेट करने के नाम से आपको डिमोटिवेट करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं करना है। बस हमारा क्या काम है, अभी गोल देखो, अभी हमारा गोल क्या है बेसिकली कि हर एक फॉर्मूला को डिस्कस करना। मैं पहले ही बता दिया कि यहाँ आपको ऐसे कोई न्यूमेरिकल ज़्यादा कुछ नहीं मिले, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपको ये चाहिए कि मुझे एक साथ सारा फार्मूला को समझना है, फार्मूला का सिग्निफिकेंट क्या है थोड़ा थोड़ा सर बता देंगे, तो मुझे ये फार्मूला जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आपके पास एक साथ सारे चैप्टर्स का फार्मूला भी रहेगा, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं हर एक एग्जाम से पहले, आप ये भी बना सकते हो। तो अगर आप ये क्लास से आप लिख लेते हो तो भी बहुत बढ़िया है कि जब आप ये क्लास करते हो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उसको एक नोट्स बना लो। अगर आप ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, लेकिन ये सबसे बढ़िया है अगर आप कॉपी पेन लेके लिख लेते हो तो। अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, मैं वहाँ इसका जो PDF है वो मैं दे दूंगा पूरा फॉर्मेट। ओके, तो देखो अब रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी आपको काम में आएगा कि ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। तो देखो रेसिप्रोकल वेक्टर क्या है बेसिकली, इसका डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स इज कॉल्ड रेसिप्रोकल एंड ABC एंड द रेसिप्रोकल्स A स्टार B स्टार CR अगर ये दिस रिलेशन को ये फॉलो करते हैं। मतलब सपोज मान लो कि ABC ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, और अगर मतलब A स्टार और ये है कि सेट ऑफ वेक्टर आप मान लो ABC, और एक सेट ऑफ वेक्टर आप मान लो कि A स्टार B स्टार C स्टार, तो ये दोनों जो सेट है इस दोनों को एक दूसरे को हम रेसिप्रोकल बोलेंगे तब जब ये जो रिलेशन है ये फॉलो करेगा। इसका मतलब देखो A स्टार क्या है, BC अपॉन A डॉट BC, नीचे जो है ये देखो इसको याद रखने के एक ही तरीके है, नीचे जो है सेम है, देखो ये बॉक्स प्रोडक्ट है या फिर ट्रिपल प्रोडक्ट है A डॉट B क्रॉस C। ऊपर क्या है, देखो ऊपर जो यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो पहले यहाँ से स्टार्ट है, B से स्टार्ट है, फिर BC CA AB, ऑर्डर को फॉलो करो, ABC है ना, ABC है तो पहले BC है ना, फिर क्या है, B से C गया, C से A आया, फिर A से B, BC CA AB। ये ऑर्डर बहुत जगह यूज होता है, BC CA AB, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखो अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं इस दोनों को, अगर रेसिप्रोकल वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात ये है कि ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये 1 होगा, तो B स्टार B भी 1 होगा, A स्टार B भी 1 होगा और C स्टार C भी 1 होगा। सिमिलरली अगर हम एक रेसिप्रोकल वेक्टर से अगर हम दूसरा रेसिप्रोकल वेक्टर को एक अलग रेसिप्रोकल वेक्टर जैसे A स्टार के साथ अगर हम B स्टार को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सिमिलरली B स्टार के साथ C का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सिमिलरली C स्टार के साथ A का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 आए। तो ये आप बहुत अच्छे से इजीली आप ये कर पाओगे, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, ये A स्टार है तो सिंपली अगर हम A स्टार B करते हैं तो क्या होगा बताओ, A स्टार डॉट B करते हैं तो देखो A स्टार तो ये है, इसका मतलब देखो B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C हो गया। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका है, B का, है ना। इसका मतलब देखो ये जो ऊपर जो ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया B क्रॉस C डॉट B, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बताया था एक प्रॉपर्टीज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, अगर दो वेक्टर आइडेंटिकल है तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो इसका मतलब ऊपर अगर 0 हो गया तो ये पूरा 0। ऐसे ही आपको मिल जाएगा B स्टार C C स्टार A, तो ये सब 0 हो जाएगा। और ये जो है A स्टार A, देखो आप करो A स्टार के साथ A का करो तो ऊपर भी A डॉट B क्रॉस C, नीचे भी A डॉट B क्रॉस C, तो 1 हो जाएगा, है ना, बहुत सिंपल है ये। ओके, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी आता है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देखिए जो है वो है वेक्टर आ गया, अभी वेक्टर कैलकुलस आ गया है ना, जैसे कि हम ग्रेडियंट डिस्कस करेंगे। तो ग्रेडियंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, है ना, ये कुछ पॉइंट्स आपको मिलेगा ग्रेडियंट के बारे में। तो देखो ग्रेडियंट हम कब करते हैं, सपोज एक फंक्शन है जो XYZ के ऊपर डिपेंड है, तो ग्रेडियंट जो है ये एक्चुअली डिफरेंशिएशन का जनरल फॉर्म है ना।
जैसे हम करते हैं ना, सपोज मानो कि एफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ओनली, तब हम इसका जो डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी एफ अपॉन डी एक्स करते हैं, डी एफ अपॉन डी एक्स करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ डैश एक्स। लेकिन अगर एफ जो है एक्स वाई दोनों का फंक्शन है, तब हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं और एक को डिफ्रेंसिएशन करते हैं डेल एफ डेल एक्स डेल एफ डेल वाई। अगर मान लो कि ये और एक के ऊपर डिपेंड हो गया जेड के ऊपर, तब हमारा और भी एक कंपोनेंट आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड। अगर आप इस तीनों को एक बार वेक्टर के लिए ऐड कर देते हैं, इसका अगर डायरेक्शन आई कैप है, इसका जे कैप है और इसका के कैप है, और आप इस तीनों को एक बार ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो यहाँ जो है इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये डेल ऑपरेटर जो बोलते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ जो डी एफ बाई डी एक्स है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि डी डी एक्स ऑफ एफ, है ना। सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हैं ऐसे ही कि ये जो है डेल डेल एक्स प्लस डेल डेल वाई प्लस डेल डेल जेड इंटू आई कैप, ओके। और इसको आई कैप नहीं, सॉरी, ये तो आई कैप जे कैप के कैप था, ये हो जाएगा एफ ऑफ का एफ। तो देखिए ये जो ऑपरेटर है डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप एंड डेल डेल जेड के कैप, ये जो है ये बेसिकली डेल ऑपरेटर, और ये ऑपरेट कर रहे हैं एफ के ऊपर, है ना। और इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं इसको हम ऐसे डेल डेल एक्स ऑफ आई बोल देते हैं हमेशा। इसका मतलब ये डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप प्लस डेल डेल जेड के कैप। और इस जो शॉर्ट फॉर्म है इससे न्यूमेरिकल्स जो है ग्रेडियंट्स के ऊपर वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, ओके। तो ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत आपको ये सब ध्यान देना है। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेडियंट का। पहले तो ये है मॉड ग्रेड एफ जो है गिव द मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ बी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है। देखो ये यहाँ मैंने लिखा है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एन इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट एन कैप। मतलब सपोज आपको एक डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में आपको ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो सपोज इधर का जो मान लो कि यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है, जिस डायरेक्शन में हम ग्रेडियंट ऑफ निकालना चाह रहे हैं उधर अगर यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताता है कि ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट वगैरह बहुत कुछ है, वो मैं डिटेल्स में पढ़ाया था, वो जो जब डिटेल्स कोर्स मैंने डिस्कस किया था इस चैनल का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसमें इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंट वगैरह ये सब बताया था। लेकिन अभी हमारा गोल जो है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि हमारा फॉर्मूला डिस्कशन। तो आप ये याद रखो, बस फॉर न्यूमेरिकल पर्पस आपको इससे ज़्यादा जरूरत नहीं होगा। वो अंडरस्टैंडिंग पर्पस से बताना एक अलग बात है और न्यूमेरिकल पर्पस से जो मैं बता रहा हूँ वो एक अलग बात है। तो देखिए आपको जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, कैसे आप निकाल सकोगे, आपको कैसे प्रॉब्लम्स दिया जाएगा, आपको एक वेक्टर दिया जाएगा और एक फंक्शन दिया जाएगा, बताएगा कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालो। तो आपको क्या करना है, पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, फिर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, फिर डॉट प्रोडक्ट करना है, बस। अब देखो ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड ऑफ ग्रेड एफ, है ना। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज मॉड ऑफ ग्रेड एफ। लेकिन किस डायरेक्शन में ये मैक्सिमम होगा, ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ का जिधर डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में इसका जो वैल्यू होगा वो मैक्सिमम होगा। एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। तो अगर ग्रेडियंट ऑफ एफ का अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किधर मैक्सिमम होगा, कि जिधर ग्रेडियंट ऑफ एफ है, क्योंकि देखिए ग्रेडियंट एफ का जो डायरेक्शन है वो तो दोनों का डायरेक्शन तो एक नहीं होगा। सपोज ये एन कैप का डायरेक्शन है और ये ग्रेडियंट ऑफ एफ का डायरेक्शन है, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, दैट इज द बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव। लेकिन इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इधर है, ग्रेडियंट ऑफ एफ का डायरेक्शन इधर है उधर है, और उस डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ होगा। समझ में आया? तो दिस इज द ऑल अबाउट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। नेक्स्ट देखो, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज अ वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। सपोज आपके पास एक सरफेस है ऐसे, ये सपोज एक सरफेस है, ये सरफेस एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी सरफेस है। तो देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है उसका डायरेक्शन किधर होगा, विद रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस, इस सरफेस से नॉर्मल होगा। देखो तो ये जो डायरेक्शन है ये ग्रेडियंट ऑफ एफ का डायरेक्शन होगा हमेशा, नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइसेस ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सेस। ये ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है ये आपका ओरिजिन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, आपका रेक्टेंगुलर एक्सिस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो ये इंडिपेंडेंट आपको मतलब कहाँ आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर रहे हैं आपका उससे ऊपर, उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, आप जिधर भी चूज करो सेम ही आएगा, ओके। और एक देखो यहाँ जो याद रखना है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, जैसे ग्रेडियंट ऑफ आर टू द पावर एन का जो फॉर्मूला है ये आप याद रख लीजिए
क्योंकि तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत जरूरत ये होते हैं स्पेशली इन दिस काइंड्स ऑफ एग्जाम, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, टाइम जहाँ आपके पास कम होगा। तो आप ऐसे ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n का जो फॉर्मूला है ये आप याद रख सकते हैं। जैसे हम x टू द पावर n का फॉर्मूला नहीं याद रख सकते हैं डिफरेंशिएशन में, हम थोड़ी प्रूफ करते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर n जो है इसका तो प्रूफ भी है बाय यूजिंग लिमिट, लेकिन हम नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट याद रख लेते हैं n x टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली आप इसको भी याद रखो, इससे कंपेयर कर सकते हो आपको। आप ये क्या होगा देखिए, n r टू द पावर n माइनस 1 ऐसे ही होगा, लेकिन एक r कैप होगा क्योंकि ये वेक्टर, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा है, n r टू द पावर n माइनस 2 इंटू r वेक्टर, क्योंकि r वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपको पता है r कैप जो है दैट इज बेसिकली r वेक्टर डिवाइड बाई मॉड r। तो ये क्या होगा देखो, n r टू द पावर n माइनस 1 इंटू r अपॉन r वेक्टर अपॉन मॉड r, है ना। फिर r इधर जाएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, तो इससे कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो ग्रेडियंट ऑफ r टू द पावर n जो है देखिए वो बेसिकली, अगर आप कंफ्यूज ना होना चाह रहे हैं तो आपको ये याद रखना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो ये हमेशा याद रखते हैं, हर एक स्टूडेंट्स को याद रहता है n x टू द पावर n माइनस 1। तो समटाइम्स क्या होता है ना, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि n माइनस 1 था, यहाँ n माइनस 2 कैसे हो गया, यहाँ भी n माइनस 1 ही है, लेकिन अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तब ये n माइनस 2 आ जाता है। अगर आप यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, ये n माइनस 1 के फॉर्म में ही आएगा। ओके, सो ये जो ग्रेडियंट का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये आप याद रख सकते हो। और आपको तो पता ही r, जो r का हम बात कर रहे हैं दैट इज बेसिकली क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, ये मैग्नीट्यूड है। अगर आपको ये वेक्टर फॉर्म चाहिए ये भी आपको पता होगा कि दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आर वेक्टर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो देखिए अब ये जो है ग्रेडियंट का जो है, हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ग्रेडियंट को स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी सब कभी कभी यूज होता है। मतलब ऐसे तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं, अदरवाइज ये कहाँ यूज होगा, ये यूज हो सकता है आपका जो हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वहाँ भी बहुत यूज होता है। तो देखो यहाँ मतलब मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है आर के ऊपर डिपेंड कैसे है, ये तो आपको याद रखना ही है पूरा, अगर ना भी याद रहे लेकिन पूरा भी याद रख ले तो और भी अच्छा है, इसको याद ही रखना है मेरे हिसाब से, इसको पूरा याद रखना है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बिलीव में। देखो ग्रेडियंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट r थीटा फाई, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपको पता है r थीटा फाई, और एक है रो फाई जेड। देखो एक मिसिंग है, मैंने नहीं लिखा, जिसको हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं r कोमा थीटा, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां तक मान लो 2 डायमेंशन में, तो ये हो गया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या है, डेल एफ डेल आर अपन आर कैप इंटू 1/r डेल एफ डेल थीटा इंटू थीटा कैप। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो ग्रेडियंट एफ जो है ये देखो क्या है डेल एफ डेल आर है फर्स्ट टर्म, देखो डेरिवेटिव है आर के रिस्पेक्ट में तो होना ही है, और इस वेक्टर है तो एक यूनिट वेक्टर भी मल्टीप्लिकेशन होगा। नेक्स्ट टर्म आप कैसे याद रख सकते हो, देखो एक बार आर के साथ तो डिफरेंशिएशन हो गया, तो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन थीटा के साथ होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखो इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है नहीं मिल रहा है, सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि थीटा जो है डायमेंशन लेस है, यहाँ आर है तो आर का तो डायमेंशन होना चाहिए ना, तो इसलिए आप मान सकते हो कि यहाँ एक 1/r होना चाहिए। सिमिलरली देखो इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखो तो पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था आपका, मतलब फर्स्ट टर्म क्या था। देखो अगर हम ग्रेडियंट ऑफ एफ लिख रहे हैं तो फर्स्ट टर्म तो डेल एफ अपॉन डेल आर होना ही है, उसके साथ आर कैप। फिर देखो डेल एफ अपॉन डेल थीटा होना चाहिए था, लेकिन डायमेंशन भी करेक्ट करना है तो 1/r होगा, और ये आर कैप था तो ऑब्वियसली ये थीटा कैप होगा। फिर बचा फाई कंपोनेंट, तो यहाँ भी तो डेल एफ अपॉन डेल फाई होना चाहिए, फाई कैप, लेकिन ये भी सेम। देखो फाई जो है ये डायमेंशन लेस है तो एक 1/r तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ और एक टर्म एक्स्ट्रा है, इसको भी याद रखना है साइन थीटा, और साइन थीटा भी डायमेंशन लेस है ना। तो देखो ऐसे आप याद रख सकते हो। सिमिलर देखो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट तो बहुत ईजी है क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही होगा, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो लास्ट टर्म है वो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का जैसा है ऐसा ही रहेगा, लास्ट टर्म में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल जेड, सिंपल जेड एक्सिस के ऊपर। देखो ये आर फाई जो जेड है, आप अगर इसको आर थीटा जेड मानते तो और भी इजी हो जाता है ना। इसका मतलब यहाँ तक जो है नोटेशन भी सेम रहेगा। अगर हम आर थीटा जेड मानते तो ये क्या होता, ये सिंपली हो जाता। देखो
कि ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1/r इंटू डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1/r साइन थीटा इंटू सॉरी लास्ट तक तो साइन थीटा नहीं होगा ना, लास्ट तक तो साइन थीटा नहीं होगा, फिर लिखता हूं। देखो अगर इसको हम आर थीटा जेड मानता हूं तो क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ ए फर्स्ट दो टर्म जो है सेम रहेगा, दैट इज डेल एफ अपॉन डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1/r इंटू डेल एफ अपॉन डेल थीटा इंटू थीटा कैप, है ना। और लास्ट टर्म में जस्ट ये डेल एफ अपॉन डेल जेड आ जाएगा इंटू जेड कैप। देखो सेम ही आएगा, ये दो टर्म सब यहाँ चेंज करना है। अब देखो अगर ये रो है तो आर की जगह रो हो जाएगा। सो इन दैट केस मतलब ये मोर कन्वीनियंट है कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को हम रो फाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ नहीं। तो यह क्या होगा, देखो डेल एफ अपॉन डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1/r इंटू सॉरी 1/रो इंटू डेल एफ अपॉन डेल फाई इंटू फाई कैप, है ना, प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू जेड कैप। तो ऐसे आपको याद रखना है इन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो ये भी मैंने एक शॉर्टकट रूल यहाँ बता के रखा हूँ, लोग डॉट प्रोडक्ट करके इसको भी करते हैं। सॉरी हाँ चला गया ये। हाँ देखो ये क्या करते हैं लोग इसको डॉट प्रोडक्ट करके निकालते हैं, लेकिन मैं आपके लिए एक शॉर्टकट फॉर्म बता दिया यहाँ। ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द लेवल सरफेस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द लेवल सरफेस एट द पॉइंट x1, y1, z1। सपोज आपके पास ये एक लेवल सरफेस है और ये लेवल सरफेस का जो टेंजेंट प्लेन है वो कैसा होगा, दिस विल बी द टेंजेंट प्लेन, समथिंग लाइक दिस, है ना, ये होगा टेंजेंट प्लेन। तो ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या है बेसिकली, तो आपको अगर ये सरफेस का इक्वेशन दिया रहता है दैट इज एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई, जेड की फॉर्म में, तो ये जो इसका जो टेंजेंट का जो इक्वेशन है एट द पॉइंट समवेयर हियर, वो लोग पॉइंट दे देगा कि x1, y1, z1, तब आपको ऐसे याद रखना है कि ये जो इक्वेशन होगा दैट इज x माइनस x1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, सिंपल आपको डिफ्रेंसिएशन करना है, प्लस y माइनस y1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई, प्लस z माइनस z1 इंटू डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज देखो लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, सपोज यहाँ एक पॉइंट ले लिया, है ना, तो अगर सपोज मान लो कि यहाँ जो है ग्रेडियंट ऑफ एफ लेते हैं इसका, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होगा, हमेशा ये नॉर्मल होगा। इस पॉइंट में अगर हम ग्रेडियंट ऑफ एफ लेते हैं तो ये नॉर्मल टू दिस प्लेन होगा। फिर देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऐसे वेक्टर लेते हैं, तो अगर ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज, सपोज यहाँ एक जनरल पॉइंट हमने ले लिया कि ये जो है जनरल पॉइंट है एक्स वाई जेड, है ना, और ये जो पॉइंट है सपोज x1, y1, z1, x1, y1, z1, है ना। तो अगर ये ग्रेड एफ है और ये आर वेक्टर है इस दोनों के बीच में, ये अगर आर वेक्टर है और ये ग्रेडियंट ऑफ एफ है, तब देखो इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होगा। तो देखो कि बुक में या फिर ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं, ये सही है कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है। तो इस दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो आ जाएगा, क्योंकि देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या होता है, यही आएगा। देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप, और आर क्या आएगा, देखो क्या आएगा, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, फिर डॉट प्रोडक्ट। लेकिन आप ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है ये डायरेक्ट आ जाएगा, x माइनस x1 डेल एफ डेल एक्स, x माइनस y1 डेल एफ डेल वाई, z माइनस z1 इंटू डेल एफ डेल जेड। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोलते हैं तब क्या करोगे, अगर मान लो कि ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोल रहे हैं टू दिस लेवल सरफेस, तब हम क्या करेंगे, देखो तब जो है डेल एफ डेल एक्स जो है ये साइड में ना लिख के हम नीचे लिख देंगे और ये सब इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, x माइनस x1 नीचे हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, लेकिन ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है वो उस पॉइंट में निकालना है, x1, y1, z1 पॉइंट में। ये नहीं लिखा है लेकिन ये ऑलरेडी ये बोला है कि x1, y1, z1 पे आपको निकालना है ये डेल एफ अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल वन एंड डेल एफ अपॉन डेल जेड। सिमिलरली यहाँ क्या करना है, y माइनस y1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड। तो ये क्या होगा आपका, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो देखो ये तुरंत आ जाएगा, है ना। वो लोग क्या करेगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वो एक फंक्शन दे देगा और आपको बोलेगा कि इस फंक्शन का जो है इक्वेशन ऑफ एक इस फंक्शन के हिसाब से, इस लेवल सरफेस के हिसाब से, ए फंक्शन मतलब क्या है, एक सरफेस का इक्वेशन है, ए इक्वल टू समथिंग दे देगा, या फिर ए पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दे देंगे।
फिर आपको बोलेगा कि इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है वो निकालो, तब आपको ये ऐसे निकालना है। ओके, तो ये हो गया। सिमिलरली नॉर्मल भी हो गया, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए। ओके, तो नेक्स्ट है कार्ल। अच्छा, पहले तो डाइवर्जेंस आना चाहिए था, कहाँ चला गया? हाँ, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फिर क्या आएगा, देखो डाइवर्जेंस, है ना। इसका मतलब ग्रेडियंट के बारे में हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे डाइवर्जेंस। देखो डाइवर्जेंस में भी ऐसे कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे पहले जो है डाइवर्जेंस का डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली जो डेल ऑपरेटर में बता रहा था ना बार बार कि डेल ऑपरेटर क्या है, पहले मैंने बताया था कि डेल ऑपरेटर जो है हमारा दैट इज बेसिकली डेल डेल एक्स आई कैप प्लस डेल डेल वाई जे कैप, है ना, प्लस डेल डेल जेड के कैप। तो ये है डेल ऑपरेटर। अब देखो ये जो है डाइवर्जेंस जो है ये हमेशा एक वेक्टर के ऊपर होगा। जैसे देखो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो हो रहा था ना, ये एक स्केलर फंक्शन के ऊपर काम कर रहा है, एक्ट कर रहा था। लेकिन जब हम डाइवर्जेंस का बात कर रहा है तो यहाँ जो है ये एक वेक्टर के साथ ऑपरेट करेगा। सपोज एक वेक्टर का जो कंपोनेंट है हमने ऐसे ले लिया कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब क्या होगा, देखो डेल और ए इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंस। डेल प्रोडक्ट अगर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा डेल ऑपरेटर का, तो ये हो गया डेल डेल एक्स आई डेल डेल वाई जे एंड डेल डेल जेड के डॉट ए। अब देखो इसको अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये स्पेशल क्या है, ए एक्स आई है ना प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के हो जाएगा। फिर देखो पहले इसके साथ होगा, फिर ए वाई के साथ, फिर ए जेड के साथ। सो ये अलग अलग जो है 3 टर्म आ जाएगा, लेकिन ये स्केलर है। देखो डिफरेंस क्या है, ये जो है ये स्केलर फंक्शन के ऊपर एक्ट कर रहा था, लेकिन हमको मिल रहा था क्या, एक वेक्टर मिल रहा था। लेकिन ये डाइवर्जेंस ये जो है ये काम तो कर रहा है वेक्टर के ऊपर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट है ना, इसलिए स्केलर आ रहा है। ये भी आपको याद रखना है। और देखो ये 3 जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0 है तब याद रखना इस फील्ड को, दैट वेक्टर फील्ड को हम सोलिनॉइडल फील्ड कहते हैं। जिस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है उसको हम कहते हैं सोलिनॉइडल। अगर ये डाइवर्जेंस ए जो है ये ग्रेटर देन 0 होता है तो वो उस वेक्टर फील्ड को हम बोलते हैं कि सोर्स, मतलब उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ द फील्ड। अगर ये लेस देन 0 है तो उसको हम बोलते हैं सिंक ऑफ द फील्ड। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं, लेकिन अभी ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्मूला को याद रखना है। क्योंकि न्यूमेरिकल से ऐसे आपको पूछा जाएगा कि एक वेक्टर दे दिया, फिर आपको पूछेगा कि ये वेक्टर जो है सोलिनॉइडल है या नहीं है, या फिर 4 ऑप्शन दे देगा कि ये सोलिनॉइडल है या नहीं है, ये सिंक ऑफ फील्ड है या सोर्स ऑफ फील्ड है। तो आपको डाइवर्जेंस ए निकालने के बाद ही पता चलेगा कि ये ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या फिर इक्वल टू 0 है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखिए डाइवर्जेंस को जो है इसको भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं या फिर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से लिख सकते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे हम डाइवर्जेंस को जैसे हम ग्रेडियंट को लिखा था ना, ऐसे डाइवर्जेंस को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तो और भी जरूरी है कि आप फर्स्ट टर्म ही याद रखो। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड टर्म नहीं याद हो रहा है तो फर्स्ट टर्म तो एटलीस्ट याद रख लो, क्योंकि यहाँ फर्स्ट टर्म जो है बहुत काम आने वाला है। तो देखो ये फर्स्ट टर्म क्या है, 1/r² डेल डेल r इंटू r² AR, मतलब पहले AR का मतलब क्या है, आर कंपोनेंट। देखो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में अगर हम ए वेक्टर को लिखते हैं, जैसे हम अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखा था ax i कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। सिमिलरली अगर हम ए वेक्टर को अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आर कंपोनेंट के ए आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई कैप, है ना। तो देखो तो पहले जो है फर्स्ट टर्म जो है, देखो ये ए आर कंपोनेंट है, सेकंड टर्म में ए थीटा है, थर्ड टर्म में ए फाई है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो 1/r² डेल डेल r, तो पहले फर्स्ट टर्म में ये बाहर है 1/r² इंटू डेल डेल r, और ब्रैकेट में हो जाएगा r² इंटू ए आर आर कंपोनेंट। उसके बाद देखो ये जो है, देखो यहाँ r² ए आर था, लेकिन यहाँ साइन थीटा ए थीटा है, और बाहर क्या है, देखो बाहर है 1/r साइन थीटा, 1/r साइन थीटा इंटू डेल डेल थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू ए थीटा, है ना। और लास्ट कंपोनेंट तो वेरी सिंपल है, दैट इज 1/r साइन थीटा बाहर है, उसके साथ डेल ए फाई अपन डेल फाई होगा। अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो रहा है तब सिंपल ये फर्स्ट टर्म को याद रखिए, बहुत काम आने वाला है। सिमिलरली डाइवर्जेंस इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट, यहाँ रो फाई एंड जेड हम लिखेंगे, तो 1/r डेल डेल रो इंटू रो ए आर, 1/रो इंटू डेल ए फाई
अपॉन डेल फाई और यहाँ सिंपली डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा जो डाइवर्जेंस था। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कार्ल का डेफिनेशन क्या है। ओके, जैसे कि कार्ल का डेफिनेशन भी चाहिए, तो कार्ल को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। क्यों मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे? क्योंकि ये जो है क्रॉस प्रोडक्ट है। हम पहले से देख के आ रहा हूँ कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाता है। तो देखो, अगर हम सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बोलते हैं कार्ल ऑफ एफ को, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा कि डेल डेल एक्स आई डेल डेल वाई जे एंड डेल डेल जेड के क्रॉस ए वेक्टर। क्रॉस ए वेक्टर का मतलब क्या है? ये जो है स्पेशली कि ये एक ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर आप देखो इसका जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो है पहले आई जे के हो गया इसका जो यूनिट वेक्टर है, उसके बाद देखो डेल है तो डेल का जो कंपोनेंट है डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, फिर ए का जो कंपोनेंट है एक्स ए वाई ए जेड। सिंपल जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। फिर हम इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो कैसे आएगा? देखो, इसको अगर हम एक्सपांड कर देते हैं तो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, जैसे हम डिटरमिनेंट को एक्सपांड करते हैं ना, तो पहले अगर सपोज आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये और ये होगा, तो देखो डेल ए जेड अपॉन डेल वाई इंटू डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। सिमिलरली हर कंपोनेंट को हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ लास्ट एक टर्म इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर ए इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ कार्ल ऑफ ए इक्वल टू 0। जैसे डाइवर्जेंस ए इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर को हम क्या बोलते थे? ए वेक्टर को हम बोलते थे कि ये सोलेनोइडल है, ये सोलेनोइडल है। बट आपको याद रखना है, अगर कार्ल ऑफ ए 0 है, कार्ल ऑफ ए अगर 0 है तो रोटेशनल, सॉरी इरोटेशनल लिख दिया मैंने, इरोटेशनल नहीं है, इरोटेशनल है। अगर कार्ल ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये इरोटेशनल है, इरोटेशनल है। ये जो है दिस वेक्टर इज इरोटेशनल, है ना? अच्छा, ये वेक्टर ए इज सेड टू बी इरोटेशनल, सही है। ये वेक्टर ए इज सेड टू बी इरोटेशनल इफ कार्ल ऑफ ए इक्वल टू 0। हाँ, अगर कार्ल ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तब रोटेशनल। अगर कार्ल ऑफ ए, सॉरी ये नहीं है, गलत है, पहले सही था, सॉरी। तो देखो ये जो है अगर कार्ल ऑफ ए 0 हो गया तो हम वेक्टर को क्या बोलेंगे? इसको हम इरोटेशनल बोलेंगे। जैसे हम वहाँ सोलेनोइडल बोल रहे थे, यहाँ हम बोलेंगे इरोटेशनल, इरोटेशनल बोलेंगे। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो कार्ल को हम लिखेंगे, कार्ल को हम लिखेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एंड सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। सेम देखो, हर एक जो वेक्टर ऑपरेटर है इसको ऐसे सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिखना चाहिए। तो देखो यहाँ एक बात ऐसे याद रखो आप, जैसे पहले मैं सिलिंड्रिकल का बात बता रहा हूँ तो आपको अच्छे से याद होगा। देखो पहले सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में हम क्या कर रहे हैं? पहले देखो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो भी यूनिट वेक्टर है, जैसे रो फाई, रो कैप, फाई कैप एंड जेड कैप, ये लिख दिया। उसके बाद देखो ये डेल ऑपरेटर क्या है? डेल डेल रो, डेल डेल फाई, डेल डेल जेड। फिर देखो हमने क्या किया, फर्स्ट में सिंपल यहाँ क्या है? ए रो, यहाँ देखो क्या है? रो इंटू ए फाई, और यहाँ क्या है? देखो ए जेड। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म में जो है ये सिंपल ए रो है, सेकंड टर्म में क्या है? देखो रो इंटू एफ आई है ना? रो इंटू एफ आई है, मतलब ये 1/रो, यहाँ 1/रो लिखना है, और यहाँ रो इंटू एफ आई है, फिर ए जेड। अब यहाँ देखो, लेकिन इसमें भी थोड़ा गलत है। जैसे कि मान लो कि ये जो है ना, ये रो यहाँ भी रहना चाहिए था, और ये आर जो है यहाँ रहना चाहिए था। ये आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया इसलिए ऐसा हो गया। तो देखो इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म तो आर कैप है, सेकेंड टर्म आर थीटा कैप है, और थर्ड टर्म फाई कैप है। यहाँ भी ऐसे ही, और यहाँ जो है थर्ड टर्म जो है ये आर साइन थीटा इंटू फाई कैप होना चाहिए था। ये जो है ना आर साइन थीटा इंटू फाई कैप ऐसे होता है। देखो यहाँ बाहर भी आर साइन थीटा होगा। तो देखो यहाँ जो यूनिट वेक्टर का जैसे लिखा है ना, देखो आर कैप है तो यहाँ सिंपल ए आर है, यहाँ आर थीटा कैप है तो आर इंटू ए थीटा है, और थीटा कैप के अकॉर्डिंग जो कॉम्पोनेंट है वही लिखना है। सिंपल देखो आर साइन थीटा इंटू फाई कैप है तो यहाँ भी आर साइन थीटा इंटू ए कैप होगा, ए फाई होगा। तो ये जो लास्ट लाइन है ना, और फर्स्ट जो यूनिट वेक्टर का लाइन है, इसमें सिमिलरिटी रहता है। यहाँ भी ऐसा ही होगा, रो कैप तो ए रो इंटू फाई कैप तो रो इंटू ए फाई, जेड कैप तो ए जेड, सिंपल ऐसे याद रखना है। तो ये फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन तो ऐसे ही याद रह जाएगा, सिमिलर मतलब इसका जो सिमिट्री है इससे याद रहेगा। और बीच का जो लाइन होगा ये तो डेल ऑपरेटर का कंपोनेंट है, सिंपल डेल डेल आर, डेल डेल थीटा एंड डेल डेल फाई। ओके, आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑल्सो वेरी इजीली। ओके, तो नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव जो है वेक्टर का वो भी हम याद करेंगे। देखो कुछ सेकंड डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ वेक्टर आइडेंटिटी भी मैंने लिख दिया इसके साथ ही। मतलब ये जो फॉर्मूलाज है इस फॉर्मूला को आपको याद करना है। पहले देखो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम डेल वी
मतलब ये जो डाइवर्जेंस भी इसका अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो डेल स्क्वायर भी हो जाएगा। डेल स्क्वायर भी मतलब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डेल टू भी डेल एक्स टू डेल टू भी डेल वाई टू डेल टू भी डेल जेड हो जाएगा, जहां भी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन अगर हम इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये डाइवर्जेंस जैसा ही है, मतलब इसका डाइवर्जेंस में क्या लिखा था, 1/r² डेल आर इंटू आर स्क्वायर इंटू ए आर, यहाँ ए आर के जगह लिखा है डेल वी अपन डेल आर। देखो सिमिलरली यहाँ क्या था, ए थीटा, बाकी सब सेम है। देखो 1/r² साइन थीटा डेल थीटा वहाँ भी था, लेकिन साइन थीटा ए थीटा था, यहाँ साइन थीटा डेल वी अपन डेल थीटा। यहाँ देखो सिमिलरली 1/r² साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये थोड़ा चेंज है, वहाँ आर साइन थीटा इंटू डेल ए फाई डेल ए थीटा ए फाई अपन डेल ए थीटा अपन डेल थीटा था, या फिर डेल ए फाई अपन डेल फाई था। लेकिन यहाँ जो है 1/r² साइन स्क्वायर थीटा है और डेल टू भी डेल फाई टू है, ये जो है थोड़ा सा यहाँ चेंज है। अदरवाइज वहाँ क्या था, ये जो डाइवर्जेंस में था ये था आर साइन थीटा 1 इंटू ये था डेल ए फाई अपन डेल फाई, ऐसे था। और ये कैसा था, ये था 1/r² साइन थीटा। देखो ये आर स्क्वायर नहीं था, वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं था, ये भी याद रखना, आर था, तो आर साइन थीटा इंटू ये था डेल थीटा इंटू साइन थीटा अपन ए थीटा, ऐसे था। लेकिन यहाँ भी आर स्क्वायर नहीं था। लेकिन फर्स्ट टर्म जो है ये सिमिलर एकदम 1/r² डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल बी आर स्क्वायर इंटू ए आर था। ओके, तो यहाँ हमने लिख दिया 1/r² डेल आर इंटू आर स्क्वायर डेल बी डेल आर। इसका मतलब ये जो फॉर्मूलाज है ना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का, इसको थोड़ा कंपैरिजन करके याद रखना है, तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक पेज में आप लिख लो, है ना, कि पहले ग्रेडियंट को लिखो, फिर डाइवर्जेंस को लिखो, फिर काल को लिखो, एक पेज में ही, है ना, कि ये है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, ये और ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। और जो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट है वो अलग से याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। वो आप एक काम करो कि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट का जो फर्स्ट 2 टर्म्स है वही हो जाएगा प्लेन पोलर का, क्योंकि सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से जस्ट जेड कंपोनेंट जो है दैट इज एजेड डेल एजेड अपन डेल जेड जो टर्म आते हैं, वही टर्म अगर हम हटा देते हैं तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट का रिजल्ट आप वेरी इजीली याद रख सकते हो अगर आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट आता है तो। ओके, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। फिर देखो ये तो लिखा है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सेम 1/रो डेल डेल रो डेल वी डेल रो प्लस 1/रो² डेल टू भी डेल फाई टू प्लस डेल वी डेल जेड डेल वी डेल जेड टू, ये भी इज द फंक्शन ऑफ रो फाई जेड। अब देखो ये जो 2 फॉर्मूला है ना, ये बहुत काम आने वाला है। अब इसको ऐसे याद रखिए कि कर्ल ऑफ ए का अगर हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो भी 0 है, और ग्रेडियंट ऑफ फाई का अगर हम कर्ल लेते हैं तो भी 0 है। ये 2 जो 0 आते हैं ना, एक होता है कर्ल का डाइवर्जेंस और एक होता है ग्रेडियंट का कर्ल, तो ये दोनों 0 आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आपको पता ही होगा ये बहुत यूज होता है। अब देखो ये जो है ये जस्ट यू भी रूल जैसा है, यू भी जैसे कि डिफरेंशिएशन में यू भी रूल होता है ना, यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ भी प्लस भी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ यू, ऐसे ही है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू साई, ये फाई एंड साई दोनों स्केलर फंक्शन है। तो पहले हम ग्रेडियंट किया है किसका, मतलब फाई का डिफरेंशिएशन किया है, तो साई जो है वो अनचेंज रहेगा, फिर फाई को हम अनचेंज रखते हैं और ग्रेडियंट ऑफ साई कर देते हैं। अब देखो यहाँ जो है डाइवर्जेंस ऑफ फाई, यहाँ ए जो है दैट इज वेक्टर, लेकिन फाई जो है ये स्केलर। अब देखो यहाँ जो आएगा रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा स्केलर आएगा, क्योंकि यहाँ डॉट प्रोडक्ट है। तो देखो पहले फाई को बाहर रखते हैं फिर डाइवर्जेंस ए लेते हैं, तो अगर हम फाई को बाहर रखते हैं और डाइवर्जेंस ए लेते हैं तो ये एक स्केलर बन जाएगा, क्योंकि ये एक स्केलर है। लेकिन यहाँ देखो यहाँ नेक्स्ट क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो अगर स्केलर है तो वेक्टर बनाना है ना, तो देखो डाइवर्जेंस के साथ तो ए डाइवर्जेंस भी एक अलग वेक्टर है, ए भी एक अलग वेक्टर है, लेकिन यहाँ जो वेक्टर बनाना है वो किसके साथ वेक्टर बनेगा, ऑब्वियसली फाई के साथ, क्योंकि ए के साथ तो ग्रेडियंट नहीं हो सकता है, ग्रेडियंट तो स्केलर फंक्शन के साथ हो सकता है, इसीलिए ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए हो जाएगा, क्योंकि ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर बन गया, उसके साथ ए का डॉट प्रोडक्ट हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ जो है स्केलर आएगा, तो इसलिए देखो पहले फाई को बाहर रखा कर्ल ऑफ ए प्लस देखो ग्रेड फाई को एक वेक्टर बना लिया फिर क्रॉस ए, मतलब यहाँ जहाँ जहाँ डॉट था यहाँ वहाँ क्रॉस लगा लीजिए, तो ये दोनों जो इंपॉर्टेंट जो आइडेंटिटी है ये भी आपको याद रह जाएगा आराम से। और देखो और भी बहुत सारा आइडेंटिटी है, लेकिन वो सब याद नहीं रखना है, बस आपको इतना लोड नहीं लेना है। ये जो आइडेंटिटीज है ये आइडेंटिटी आप याद रख लिया और जो फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया सब याद हो गया, तो न्यूमेरिकल्स तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम जो आएगा एग्जाम में आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो जो बड़ा बड़ा 2-3 और भी आइडेंटिटी है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। जैसे कि ये डिफरेंशिएशन तो खत्म हो गया, इसके बाद 3 इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, लाइन इंटीग्रेशन क्या है, बेसिकली एक लाइन के ऊपर होता है लाइन इंटीग्रेशन, है ना। तो अगर सपोज मान लो कि ये जो है सपोज एक लाइन है और यहाँ एक वेक्टर है ए वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, ये जो डीएल है डीएल के साथ ए वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं,
फिर क्या करते हैं ए टू बी, हर एक पॉइंट में डॉट प्रोडक्ट का ऐड करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ए टू बी ए डॉट डी एल। ये ओपन पथ में है, अगर क्लोज पथ में है तो ये क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल हो जाता है। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट जो आपका कंक्लूजन याद रखना है कि अगर क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये जो फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। फील्ड को हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड बोलेंगे। अगर ये जो है क्लोज इंटीग्रेशन जीरो है या फिर कर्ल ऑफ ए जीरो है। तो देखो अगर ए वेक्टर आपको दिया है तो आपको देखना है कि ए वेक्टर अगर आपको गिवन है तो आपको देखना है वहां कि यहाँ क्लोज इंटीग्रेशन लेना इजी हो रहा है या फिर डायरेक्ट कर्ल निकालना इजी हो रहा है। अगर देखो हमको ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल या फिर प्रॉब्लम्स देखकर कि कर्ल ऑफ ए जीरो बनाना बहुत आसान है या फिर कर्ल चेक करना बहुत आसान है, तो हम कर्ल चेक करेंगे। ये मतलब क्वेश्चन ऐसा आ गया कि वेक्टर फील्ड आपको दे देगा और पूछेगा कि ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो आपको जस्ट चेक करना है। अगर क्लोज इंटीग्रेशन जीरो मिल गया तो भी हो सकता है, अगर कर्ल जीरो मिल रहा है तो भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से हम देख लेंगे। सिमिलरली देखो नंबर 3 में क्या है, ए टू बी वी डॉट डी एल अगर है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ डी आर सिंपल लिख सकते हैं क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। देखो फिर ये क्या बन जाएगा, वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए, मतलब जो फंक्शन है वो बी पॉइंट में क्या है ए पॉइंट में क्या है डायरेक्ट बन जाएगा एंड क्लोज इंटीग्रेशन वी डॉट डी एल जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये जस्ट इसका ही एक कंक्लूजन है, आप याद भी रख सकते हो नहीं भी याद रख सकते हो, लेकिन ये जो है ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से लाइन इंटीग्रेशन से। फिर देखो सरफेस इंटीग्रेशन जो है ये थोड़ा सा लेंदी होता है सरफेस इंटीग्रेशन निकालना, लेकिन हम क्या करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन जो है बीएससी में तो हम करते हैं जब हम एग्जाम देने जाते हैं, क्योंकि वो रिटन एग्जाम होता है तो सरफेस इंटीग्रेशन जो है इस तरीके से निकालना होता है कि सरफेस इंटीग्रेशन पता है आपको ए डॉट डीएस को हम ए डॉट एन कैप डीएस बोलते हैं, फिर डीएस जो है यहाँ हम डीएक्स डीवाई इंटू मॉड ऑफ एन डॉट के पुट करते हैं, फिर इसको सोल्यूशन करते हैं डबल इंटीग्रेशन को। लेकिन यहाँ जो है आईड जेम में हमेशा देखा जाएगा कि ज्यादातर केस में आपको ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स थ्योरम, उसके हिसाब से हमें सरफेस इंटीग्रेशन को हम क्या कर सकते हैं लाइन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उससे पहले हम ये जान लेंगे कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या है। देखो ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है ये भी एक वेरी सिंपल है, क्योंकि ये जो है सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन है आप बोल सकते हैं। अगर यहाँ ए वेक्टर है तो अलग अलग कंपोनेंट वाइज करना है, अगर स्केलर है तो सिंपल एफडीवी हो जाएगा। तो ये सिंपल ट्रिपल इंटीग्रेशन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है ये सिंपल डबल इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि देखो ये जो डबल इंटीग्रेशन है ये पहले डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो ये जो एनकेफ है ये एनकेफ को और ये डीएस को एडजस्ट करना है पहले, फिर आपका एक लास्ट में डबल इंटीग्रेशन तो आएगा, लेकिन लास्ट में आएगा, लेकिन पहले थोड़ा बहुत इसको कैलकुलेशन या फिर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर केस में देखा जाएगा कि आईआईटी जैम में आपको ये नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास जो है ये जो वेक्टर थ्योरम्स है ना, इस वेक्टर थ्योरम्स के वजह से, जैसे मैं अभी बता रहा था, हाँ जैसे कि सॉरी मैं स्टोक्स थ्योरम बोल दिया था, ये जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है ना, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से आपको ये हो जाएगा। सरफेस इंटीग्रेशन को देखिए हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या होगा हमसे इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ डाइवर्जेंस एल लेंगे तो स्केलर आ जाएगा, फिर इंटू डीटा आ जाएगा, फिर वॉल्यूम इंटीग्रेशन सॉल्व करके हम निकल सकते हैं, हमको सरफेस इंटीग्रेशन सॉल्व करने का कोई जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली देखो यहाँ भी अगर हम स्टोक्स थ्योरम है हमारे पास, तो स्टोक्स थ्योरम से भी हम सरफेस इंटीग्रेशन को लाइन इंटीग्रेशन में बदल सकते हैं। तो हम अगर चाहे तो सरफेस इंटीग्रेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो ज्यादातर केस में हम ये चाहेंगे, अगर देखो ये जो है ये करने के बाद कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि ये जो लाइन इंटीग्रेशन है इसको सरफेस में सॉल्व करना इजी हो जाता है, क्योंकि कर्ल ऑफ ए जो एक ऐसा इजी फंक्शन आ जाएगा सपोज, तो उसके साथ डीएस का डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, फिर स्केलर आ जाएगा, तो उसमें क्या होता है और भी इजी हो जाता है। तो आपको न्यूमेरिकल के हिसाब से प्रॉब्लम्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कहाँ इजी होगा, रास्ता निकालना है ना, कि किस रास्ते में अगर हम जाएंगे तो इजीली निकाल पाएंगे ये सब यूज करके। सिमिलरली हमारे पास और भी एक थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम। तो ये कैसे है, अगर m इंटू डी एक्स एंड n इंटू डी वाई है, या m जो है दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड n जो है ये भी एक्स एंड वाई का फंक्शन है। तो अगर हम m डी एक्स एंड n डी वाई ऐसे है इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई, फिर हम यहाँ से सिंपल डबल इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ ओरिएंटेशन जो है इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मानेंगे, जो पाथ यहाँ होगा क्लोज इंटीग्रेशन वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा वेक्टर कैलकुलस का पूरा जो डिस्कशन है, एकदम शुरू से वेक्टर अलजेब्रा से वेक्टर कैलकुलस का थ्योरम्स तक। ठीक है, अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। और यहाँ फर्स्ट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड वाला डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों है हमारे सिलेबस में, तो दोनों ही डिस्कशन करना है। ओके, तो जस्ट हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, बहुत ही सिंपल है।
तो देखो फर्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है वेरिएबल सेपरेबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वेरिएबल है y एंड x का, तो वेरिएबल को सेपरेट करना है। जैसे देखो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल डेल फाई ऑफ वाई अपन साई ऑफ एक्स लिखा है, इसका मतलब फाई ऑफ वाई एंड साई ऑफ एक्स को हम अलग कर लिया। जैसे एक फंक्शन में हो सकता है कि ऐसे एक्स एंड वाई मिक्स्ड है, लेकिन उसको आप पहले सेपरेशन करना पड़ेगा कि फाई ऑफ वाई क्या है और साई ऑफ एक्स क्या है। फिर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी वाई बाई फाई वाई इक्वल टू साई ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डी वाई के नीचे आ जाएगा फाई ऑफ वाई जो फंक्शन है ना, और यहाँ जो है अपोजिट में ये तो साई एक्स डी एक्स नहीं होगा, इट विल बी डी एक्स अपन साई एक्स है ना, डी फाई अपन फाई वाई, और ये हो जाएगा डी एक्स अपन साई एक्स, सॉरी ये जो हो जाएगा डी एक्स अपन साई एक्स है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, डी एक्स अपन साई एक्स हो गया है ना। तो फिर सेपरेशन करने के बाद हम इसको जस्ट बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, देन सॉल्यूशन करेंगे, बस बहुत सिंपल है, इस हिसाब से देखा जाएगा। अगर हम यह कांस्टेंट आ गया है तो हम बाउंड्री कंडीशन यूज करके वो सॉल्व भी कर सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस में क्या होता है, देखो यहाँ जो है इसको y अपॉन एक्स ऐसे आपको देखना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू अगर फाइव वाई अपॉन एक्स एंड साइव वाई अपॉन एक्स, इस फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में ये आ जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, बस क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। ये हम तब पुट कर पाएंगे जब y अपॉन एक्स एंड y अपॉन एक्स फॉर्म में अगर हम उस फंक्शन को लिख सकते हैं। जो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सम फंक्शन है, ये डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों में हो सकता है, न्यूमरेटर में हो सकता है, उसका अगर हम y अपॉन एक्स है ऐसे हम लिख सकते हैं, तो हम मान के चलेंगे कि ये जो है होमोजेनियस है। समटाइम्स क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, इसका जो पावर है वो भी ऐड करके हम देख सकते हैं। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, सपोज ये ऐसे है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ नीचे जो है सपोज ऐसे है कि टू एक्स वाई प्लस, सपोज मान लीजिए कि नीचे है टू एक्स वाई प्लस कुछ सपोज मान के चलिए कि ये ऐसे करते हैं ना, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर है ना, सपोज ऐसे है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो आपको पता चलेगा, ये जो बहुत दिक्कत हो रही है भाई। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फास्ट है वो है वेरिएबल सेपरेबल। एक्चुअली यहाँ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों डिफरेंशिएशन यूज हमको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, एंड ये बहुत ईजी भी है, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। तो यहाँ आपको क्या करना है, स्पेशली जो डी वाई बाई डी एक्स हो इसको ऐसे अलग अलग सेपरेबल करना है वेरिएबल को, वाई एंड एक्स को, मतलब जो फंक्शन यहाँ रहेगा उसको फाई ऑफ वाई एंड फाई साई ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर हम इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, सो उसके बाद बहुत सारे इंटीग्रेशन कर देना, मतलब इसको अलग अलग करना है। जैसे जैसे फाई ऑफ वाई को हम इधर ले या डी एक्स को हम उधर ले गए, तो ये जो है ये साई एक्स ऊपर नहीं होगा, डी एक्स अपन साई एक्स होगा। सिमिलरली यहाँ भी डी एक्स अपन साई ऑफ एक्स होगा। फिर इंटीग्रेशन करने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट है होमोजीनियस फंक्शन। देखो होमोजीनियस फंक्शन ये भी बहुत पॉपुलर है, 10+2 लेवल से आप करके आ रहे हुए हैं। ये y इक्वल टू वी एक्स पुट करना ही है। क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है। लेकिन y इक्वल टू वी एक्स अब तब पुट कर पाओगे जब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में रहेगा। मतलब डी वाई बाई डी एक्स को अगर फाई ऑफ वाई बाई एक्स एंड साई ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर हम लिख सकते हैं, तब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स जो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ से इसको क्या करेंगे, फिर हम सेपरेबल वेरिएबल में ले जाएंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। और अगर होमोजेनियस इक्वेशन जो है वो अगर हम इसको सेपरेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं होमोजेनियस इक्वेशन को, है ना। जैसे इक्वेशन रिड्यूसेबल टू होमोजेनियस इक्वेशन। अगर ऐसे एक इक्वेशन सपोज आपके पास है, मान लो कि ऐसा एक इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल बी वाई प्लस सी डेस, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस होमोजेनियस इक्वेशन को हम रिड्यूसेबल कर सकते हैं। मतलब इस इक्वेशन को हम होमोजेनियस इक्वेशन में रिड्यूसेबल कर सकते हैं। देखिए ये है होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म एक्चुअल में। देखो यहाँ जो पावर देख के आपको पता लग गया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। सपोज ये ऐसे ऐसे नहीं है, सपोज ऐसे है डी वाई बाई डी एक्स जो है ये ऐसे भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, है ना। नीचे भी हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, तब कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऊपर और नीचे का जो पावर है वो अगर सेम है ना, या फिर पावर का जो अगर सपोज यहाँ एक्स वाई था, ये एक्स वाई है प्लस बी वाई स्क्वायर है, तब भी ये जो 1 प्लस 1 ये 2 माना जाएगा, तब भी ये होमोजीनियस हो जाएगा। तो पहले आपको चेक करना है होमोजीनियस है या नहीं है। वो चेक करने का बहुत सारे तरीका है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है तो हम कैसे इसको होमोजीनियस इक्वेशन में ले जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इक्वेशन का होमोजीनियस इक्वेशन में ले जा सकते हैं। कुछ ऐसा फॉर्म में अगर है, सपोज एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डेस
है, ऐसा अगर है ये फिर कैपिटल सी है, सीरियस नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए, ये कैपिटल सी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो स्मॉल एक्स है ना, इसको हम पुट कर सकते हैं कि कैपिटल एक्स प्लस एच, ये है एच, है ना, ये है एच, ओके, ये एच है, ओके। तो अगर हम कैपिटल एक्स प्लस एच, तो हम इसको यहाँ कैपिटल एच लिख देते हैं, तो इसके साथ ठीक होगा, ये कैपिटल के। तो सपोज हम स्मॉल एक्स को एक्स प्लस एच और वाई को वाई प्लस के लिखते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे, फिर आपके पास ऐसा एक इक्वेशन आएगा, ए एच प्लस बी के प्लस सी स्मॉल और कैपिटल में, और इस दोनों को अगर हम जीरो करते हैं तो जीरो करने के बाद एच एंड के का जो वैल्यू है वो सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा, फिर ये जो है इस फॉर्म में आ जाएगा। ये थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, फिर भी मैं बता दिया। देखो यहाँ बेसिकली क्या है, ये जो फॉर्म है ना, इसको इस फॉर्म में लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स के जगह अगर हम, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, अगर ऐसे लिखते हैं हम dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू, यहाँ अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस एच, है ना, प्लस लिखते हैं बी इंटू वाई प्लस के, है ना, प्लस सी हो जाएगा। फिर देखो यहाँ भी नीचे भी ऐसे ही होगा, ए इंटू सिमिलरली एक्स प्लस कैपिटल एक्स प्लस एच, है ना, कैपिटल एक्स प्लस एच, ये कैपिटल एच लिखा है, प्लस बी इंटू कैपिटल बी इंटू हो जाएगा, देखिए वाई प्लस के, है ना, प्लस कैपिटल सी। अब देखो यहाँ से जो है एक्स प्लस बी वाई, देखो एक्स प्लस बी वाई यहाँ भी आ जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा, देखो एक्स प्लस बी वाई, एक्स प्लस बी वाई आ जाएगा। लेकिन बाकी जो टर्म है, जैसे एच प्लस बी के प्लस सी, है ना, ये टर्म सिमिलर नीचे भी एक आएगा, एच प्लस बी के प्लस सी, ये टर्म आएगा। ये दोनों अगर जीरो है फॉर सम वैल्यू ऑफ एच एंड के, देन ओनली इट कैन बी रिड्यूस्ड टू अ होमोजेनियस इक्वेशन, देन इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग y इक्वल टू वी एक्स। तो बेसिकली ये होमोजेनियस इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ना। देखो ये y बाई एक्स का फॉर्म में भी है, जैसे हम पहले ऐसे लिखा था ना कि dy बाई डी एक्स जो है ये होमोजेनियस फॉर्म, इसको तब बोलेंगे जब ये फाई ऑफ वन बाई एक्स वाई बाई एक्स अपन साई ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप इसको नहीं लिख सकते हैं कि x से डिवाइड कर दीजिए, ये अगर x से आप डिवाइड कर दोगे तो यहाँ y बाई एक्स हो जाएगा ना, तो ऊपर भी y बाई एक्स का फंक्शन, नीचे भी y बाई एक्स फंक्शन का हो गया, तो सेम ही बात है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका। फिर देखो हम देखते हैं कि बर्नौली इक्वेशन फर्स्ट वन का, है ना, एक है बर्नौली और एक है सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, जिसको लीबनिज फॉर्म भी बोलते हैं कभी कभी, है ना। तो लीबनिज डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो ये अगर फॉर्म है इसका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ आपको याद रखना है कि पी एंड क्यू जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब इसको हम और भी ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई, ओनली क्यू ऑफ एक्स। अगर ये है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो पहले आपको इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली है क्या, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, पी का मतलब है ये जो y का कोफिशिएंट है। तो पहले एक इक्वेशन जो दिया रहेगा उस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लाना है, फिर यहाँ आपको देखना है p ऑफ x क्यू है, फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। कैसे, इसका सॉल्यूशन जो होगा y इंटू आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा q, मतलब ये q जो है इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकल के आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई करना है इंटू डी एक्स प्लस सी, है ना। तो ये इंटीग्रेशन जस्ट आपको करना पड़ेगा, दैट इज q इंटू आई एफ, क्यू मतलब यहाँ जो है फंक्शन इंटू जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, प्लस एक सी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अगर कोई कुछ बाउंड्री कंडीशन है तो वहां से हम सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अब देखो बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ जैसे एक पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स था, लेकिन यहाँ देखो q के साथ और भी एक y है, जैसे y टू द पावर n। तो इन दैट केस पहले इस बर्नौली इक्वेशन को लीबनिज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम y टू द पावर 1 माइनस n को z पुट करेंगे। तो देखो अगर y टू द पावर 1 माइनस, ये याद रखना है, y टू द पावर 1 माइनस n को अगर हम z पुट करते हैं तो ये जो है ये निकल के आ जाएगा दिस, है ना। तो ये z फॉर्म में आ जाएगा dz अपॉन dx प्लस 1 माइनस n इंटू pz इक्वल टू 1 माइनस n इंटू q। देखिए n तो एक नंबर है, तो देखो यहाँ जो है z का कोफिशिएंट आ गया ना इन दिस फॉर्म dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू। देखो ये जो फॉर्म है सिमिलर है ना, तो यहाँ z जो है ये y का रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ जो आई एफ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या मिलेगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन 1 माइनस n इंटू पी इंटू डी जेड, जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर में थोड़ा चेंज आएगा। तो यहाँ से आपको z मिल जाएगा क्योंकि ये सॉल्यूशन z के लिए होगा, y के लिए नहीं है। तो ये हो जाएगा, देखिए z इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। फिर यहाँ से z आएगा, फिर आपको z इक्वल टू क्या तो पता ही है y टू दी पावर y माइनस 1 माइनस इनपुट कर देना, फिर y आ जाएगा। ओके, तो ऐसे हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं।
अब देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अच्छा, ये एग्जैक्ट फॉर्म भी है, ये भी आप कर सकते हो, ये भी कभी कभी काम आ जाता है। एग्जैक्ट डिफरेंस, ये फर्स्ट ऑर्डर के है। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये थर्मोडायनेमिक्स मिक्स में भी तो यूज होता है ना। देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, अगर आपके पास एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, समझ मैं एक रेंडमली डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूं ऐसे, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, मतलब यहाँ एक m बन गया एक्स स्क्वायर, वाई n बन गया वाई स्क्वायर। तो ऐसे सपोज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर आप देख रहे हो कि डेल एन डेल एक्स जो है ना, और डेल एम डेल एक्स जो है, ये दोनों सेम है, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। तो इन दैट केस आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन के टाइम क्या होगा, देखो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे m के विद रिस्पेक्ट टू x dx ना, तो यहाँ जो है y को हम कांस्टेंट मान लेंगे। जब हम यहाँ क्या होगा m इंटू डी जब करेंगे, तब हम यहाँ y को देखो इग्नोर टर्म्स कंटेनिंग द अदर वेरिएबल्स व्हेन इंटीग्रेटिंग, मतलब देखो जैसे हम यहाँ x के साथ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे m को, तब ये अदर जो वेरिएबल है मतलब y है उसको हम इग्नोर करेंगे। सिमिलरली यहाँ जब n का इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तब यहाँ जो x रहेगा या फिर कोई अदर वेरिएबल अगर है तो उसको हम नेगलेक्ट करेंगे। यहाँ तो अदर वेरिएबल नहीं है, x ही रहेगा y के सब टाइम। तो मतलब यहाँ प्योर y का इंटीग्रेशन करना है या प्योर x का इंटीग्रेशन करना है, अदर वेरिएबल जो है वो इग्नोर करना है। ओके, बस वही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीके। अब जो ऐसा भी कुछ इक्वेशन होता है जो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जिसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ कंडीशंस है, जैसे देखिए ये है, जैसे कि सपोज मान लो कि ये जो डेल एम अपॉन डेल वाई जो हम कर रहे थे अभी जो कर रहा था, डेल एन डेल एक्स एंड डेल एम डेल वाई, है ना। तो अगर ये डेल एम डेल वाई एंड डेल एन डेल एक्स सेम नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये तो एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको माइनस करते हैं, तो अगर हमारे पास ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, जो आया है वो प्योर एक फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा उस टाइम दैट इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जैक्ट बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस ऑपरेशन को करने के बाद, मतलब डेल एन डेल एक्स माइनस डेल एम डेल वाई करने के बाद अगर ये एफ ऑफ वाई आ जाता है, तब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है दैट इज ई टू द पावर एफ ऑफ वाई डी वाई होगा। एंड ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर एग्जैक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये जो है एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, एम एन आर फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई है, तब हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा दैट इज 1/mx माइनस एन वाई। एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा इस फॉर्म में आएगा y इंटू एफ वन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू एफ टू ऑफ एक्स वाई डी वाई। ये इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये दो है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको ये दो तो याद रखना ही है ना। इसको हम एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला अगर याद रहे तो न्यूमेरिकल जो है बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, वही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। अदरवाइज लोग सेपरेबल वेरिएबल करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के कैलकुलेशन करते करते आ तो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम चला जाएगा बहुत। नेक्स्ट देखो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है, ये फॉर्म जो है आपको याद रखना है d2y dx2 है ना, प्लस p इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस मतलब राइट साइड में देखो 0 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ से क्या करना है आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। ये m जो है m एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करते हैं डी डी एक्स को, और m स्क्वायर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं डी टू डी एक्स टू को। तो हम ऐसे एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लिया, देखो m स्क्वायर इंटू पी एम प्लस क्यू मतलब इंटू वाई इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, ये m स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू 0 होगा। तो ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये जो है ये सेकंड ऑर्डर एक इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ m का दो वैल्यू आएगा, तो एक को अगर हम m1 मानते हैं और दूसरे को अगर हम m2 मानते हैं, तो देखो इसका डिफरेंट केस बनेगा। पहले देखो हो सकता है कि m1 m2 जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट है। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, देखो मतलब m1 एंड m2 दोनों अलग है, मतलब m1 एंड m2 इक्वल नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट हो गया। लेकिन ये डिस्टिंक्ट तो है और क्या है, ये रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तब हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो इस फॉर्म में आएगा, y इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। लेकिन अगर ये रियल और इक्वल हो जाता है, मतलब m1 प्लस m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, तब ये जो फॉर्म होगा दैट इज c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx। आपको याद ऐसा नहीं है कि यहाँ m1 इक्वल टू m2 लिख दो, फिर आप बोलेंगे कि सर ऐसा होगा c1 इंटू e टू द पावर mx प्लस c2 इंटू e टू द पावर mx। तो e टू द पावर mx कॉमन ले लिया तो c1 प्लस c2, नहीं देखो c1 प्लस c2 x
है ना। तो ये सोल्यूशन करने के बाद आता है, इसको ध्यान देना है कि जब m1 इक्वल टू m2 है तो ये c1 प्लस c2 x होता है इंटू e⁻mx। अब देखो और एक केस है कि रूट जो है अगर ये कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट तो है लेकिन कॉम्प्लेक्स है, तो इन दैट केस आपका सॉल्यूशन का फॉर्म हो जाएगा। देखो ये है रियल पार्ट, ये है इमेजिनरी पार्ट। आप याद रखना है इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ cos bx और sin बीटा x में है, लेकिन जो रियल पार्ट है e⁻α x है। कभी कभी क्या होता है ना, ये रियल पार्ट जो है जीरो हो जाता है, तो ये अगर जीरो है तो e⁻0 क्या होता है 1 हो जाता है। तो इन दैट केस आपका सॉल्यूशन जो है सिंपल इस फॉर्म में मिलेगा a cos बीटा x प्लस b sin बीटा x। ओके, तो ये भी याद रखना है। तो ये तीन जो है डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला से ये इसमें बहुत पॉपुलर है, आईआईटी जैम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और आपको हमेशा एक बाउंड्री दो बाउंड्री कंडीशन दे देगा, वहां से आपको C1 C2 का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया अगर आपका इक्वेशन होमोजेनियस है। लेकिन अगर इक्वेशन इनहोमोजेनियस है, मतलब राइट साइड में अगर कुछ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस दैट टाइम आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन से आ रहा है, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, इसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मतलब अगर राइट साइड में कुछ है, सपोज राइट साइड जीरो नहीं है, तो इन दैट केस फॉर द टर्म ऑफ इन राइट साइड वी हैव अनदर सॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं कि पार्टिकुलर इंटीग्रल। और ये दोनों का अगर हम सम करते हैं, CF प्लस PI करते हैं, तब हमको कंप्लीट जो सॉल्यूशन है वो मिलेगा। तो आप बोल सकते हो कि ये जो होमोजेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ये आधा सॉल्यूशन है। अगर ये इनहोमोजेनियस का बात करते हैं तो ये आधा पार्ट हो गया। होमोजेनियस का जो सॉल्यूशन है, इनहोमोजेनियस इक्वेशन जो है उसका आधा पार्ट आप बोल सकते हैं आप इधर ही कर लिया। फिर इनहोमोजेनियस में क्या करना है, और आधा पार्ट मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करना है, बाद में ऐड करना है बस। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि ओनली आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालो, मतलब CF निकालो, या फिर ओनली पार्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालो, ऐसे भी वो दे सकते हैं। जैसे कि देखो नेक्स्ट जो है सेकेंड ऑर्डर जो है मैं रॉन्स्कियन उसके बाद में डिस्कस करता हूं। पहले ये देखो नॉन होमोजेनियस में क्या होता है, यहाँ जो है नॉन होमोजेनियस में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जिसको हम बोल रहे हैं कि R, है ना। तो देखो इस यहां से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। मैंने देखो ये अगर जीरो होता, ये जो d2y है ना, dx2 प्लस p इंटू dy dx प्लस q इक्वल टू 0, ये अगर जीरो है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है जो पहले हमने बता दिया। लेकिन अगर यहाँ जो है R है एंड R नॉट इक्वल टू 0, तो R के लिए जो आएगा वो पार्टिकुलर इंटीग्रल, और पार्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्म क्या है 1/f ऑफ d इंटू R। 1/f ऑफ d का मतलब क्या है, देखो यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ रहा था ना, जैसे अगर हम d2 dx2 के कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं तो d स्क्वायर, जैसे वहां m से रिप्रेजेंट किया है तो ये d स्क्वायर आ जाएगा प्लस d स्क्वायर प्लस pd, है ना, प्लस q इंटू वाई। तो देखिए ये हो गया, है ना, ये हो गया p ऑफ d। तो दैट इज इक्वल टू R, बेसिकली हम सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर आप y निकालते हैं, देखो ये R अपन दिस आ रहा है ना, d स्क्वायर प्लस pd प्लस q, तो ये क्या है स्पेशल, ये है f ऑफ d, ये है f ऑफ d। तो y इक्वल टू आपका आ गया R अपन f ऑफ d। तो ये तो लिखा है 1 अपन f ऑफ d इंटू R, है ना। तो ये जो है पार्टिकुलर इंटीग्रल है। अब देखो ये R का जो है वो कैसा फंक्शन हो सकता है, उस हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सपोज मान लीजिए कि R जो है e टू द पावर x है, मतलब e टू द पावर का फंक्शन है, तब हमको क्या करना पड़ेगा, देखो तब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, 1/f ऑफ d इंटू e टू द पावर x, है ना। तो यहां से देखो पहले हम क्या करेंगे, d के जगह a लिख देंगे, मतलब f ऑफ a ले, मतलब यहां जैसे f ऑफ a जो है a स्क्वायर प्लस pa प्लस q ऐसे आएगा। ऐसे एक हर एक इक्वेशन के लिए, डिफरेंट इक्वेशन के लिए f ऑफ d पहले निकालना है, f ऑफ a निकालना है, मतलब d के जगह बस a लिख देंगे और यहाँ e टू द पावर x रहेंगे। अगर f ऑफ a जीरो नहीं आ रहा है, उसके बाद भी f ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो है, तब तो ये सही हो गया। लेकिन दिक्कत तब आएगा अगर मान लो कि f ऑफ a जीरो आ गया, हमने a के जगह d तो लिख दिया, लेकिन लिखने के बाद f ऑफ a जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, तब देखो क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन लेना है, मतलब f ऑफ d जो है उसका पहले डिफरेंशिएशन लेना है, फिर a लिखना है, a को सब्स्टिट्यूट करना है, और यहाँ से एक x जो है e टू द पावर x से एक x बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा R। अगर मान लो कि f डैश a भी जीरो हो रहा है, तो हम नेक्स्ट जाएंगे, इसको और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तब यहाँ और एक x आ जाएगा बाहर, तब x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे रिपीटेडली चलता रहेगा। फिर f डबल डैश a भी जीरो हो जाएगा, तभी x क्यूब e टू द पावर x अपन f ट्रिपल डैश a होगा। ऐसे जब तक ये फिक्स ना हो जाए, मतलब कांस्टेंट ना, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो जब तक ना होगा, तब तक हमको ये रिपीटेशन करना पड़ता है। तो ज्यादातर केसेस में न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं देता है, देखा जाता है कि सेकेंड स्टेप या थर्ड स्टेप में ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास और भी फंक्शंस है, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए मैंने बता दिया,
लेकिन कोई दूसरा फंक्शन है, सपोज जैसे कि मान लीजिए cos ax और sin ax है ना, तो तब क्या करना पड़ेगा? अगर सपोज ये cos x एंड sin x है ना, तो sin x और cos x के लिए सेम ही प्रोसेस है। जैसे कि पहले 1/f ऑफ डी इक्वल टू साइन एक्स क्या है, फिर क्या पुट करना पड़ेगा? डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। यहाँ जो है एफ ऑफ डी है वहाँ तो डी स्क्वायर फॉर्म में भी कुछ रहेगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? माइनस स्क्वायर पुट करेंगे, इसलिए हम एफ ऑफ माइनस स्क्वायर लिखा है यहाँ, और यहाँ साइन एक्स हो गया। फिर अब मान लो कि एफ ऑफ माइनस स्क्वायर जो है वो 0 हो गया, फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे कि एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर एफ डैश ऑफ माइनस स्क्वायर होगा और एक एक्स बाहर निकल के आएगा। फिर मान लो कि एफ डैश माइनस स्क्वायर 0 हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक्स स्क्वायर साइन एक्स हो गया एंड एफ डबल डैश और माइनस स्क्वायर हो गया। और लेकिन ये जो माइनस स्क्वायर है डी के जगह नहीं लिखना है, डी स्क्वायर के जगह माइनस स्क्वायर लिखना है, ये ख्याल मतलब याद रखना है। तो ये एंड ऐसे सोन ये चलता रहेगा। और अगर cos x है तो सेम ही होगा, लेकिन जस्ट साइन एक्स की जगह cos x हो जाएगा। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखो अगर मान लो कि ये ऐसे ही 1/f ऑफ डी ई टू द पावर एक्स है ना, ई टू द पावर एक्स ऐसे फॉर्म में है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लेकिन ये 5/a भी अगर है तो यहाँ जो है 5/a नहीं लिखा है, तो 5/a भी लिखना चाहिए। मतलब दोनों फंक्शन अगर है ई टू द पावर एक्स के साथ और भी एक फंक्शन है, सपोज यहाँ जो है 5/x भी है और ई टू द पावर एक्स भी है, तब हम क्या करेंगे? देखो ई टू द पावर एक्स भी है, तब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो a है a यहाँ लिख देंगे तो एफ ऑफ डी प्लस ए हो जाएगा, इंटू 5/a जो है यहाँ लिखेंगे, लेकिन ई टू द पावर एक्स जो है वो पीछे आ जाएगा। मतलब सपोज आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज मान लो कि यहाँ जो 5/x है, सपोज ये जो 5/x है, सपोज ये एक्स स्क्वायर है, सपोज मैं बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो एक्स स्क्वायर इंटू सपोज ई टू द पावर 2x अपन सपोज एफ ऑफ डी जो है ये सपोज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 है ना, ऐसा है, मतलब d प्लस 1 होल स्क्वायर जो भी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस हिसाब से देखो, इस हिसाब के कैसे लिखना पड़ेगा? पहले एक्स ई टू द पावर 2x जो है वो इधर आ जाएगा, इंटू देखो ये 1 क्या होगा, ये जो 2 है मतलब d प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू डी प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये किसके साथ ऑपरेट करेगा? ये ऑपरेट करेगा एक्स स्क्वायर के साथ। ऐसे करना है, तो ई टू द पावर एक्स जो है वो इधर आ जाएगा, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो 1/f ऑफ डी इंटू एक्स टू द पावर एन अगर है तो क्या करना पड़ेगा? 1/f ऑफ डी को जस्ट f ऑफ डी टू द पावर -1 लिखना है, फिर इसको एक्सपांड करना है। मतलब जैसे सपोज ये जो है, ये जो 1/f ऑफ डी जो है, सपोज मान लो कि ये ऐसे कोई फंक्शन है, 1/1 प्लस डी हो गया, 1/1 प्लस डी, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 प्लस डी टू द पावर -1 है ना, फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर -1 हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही जाएगा। फिर इसके साथ ये एक्स टू द पावर एन जो है ये डायरेक्ट ऑपरेशन होगा, एक्स टू द पावर एन का ऑपरेशन होगा। ऐसे आपको एक्सपांड करना है अगर ये एक्स टू द पावर एन है। लेकिन सपोज अगर ऐसे हैं एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं? ई टू द पावर माइनस एक्स को यहाँ रखते हैं। अच्छा, यहाँ अगर 5/x भी है एक फंक्शन, तो हम क्या करते हैं? यहाँ 5/x इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स करते हैं। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ कुछ छूट गया है जो भी है, तो यह ऐसे हम कर सकते हैं। अगर 5/x के साथ है ना ई टू द पावर माइनस एक्स है, तो हम इसको, और एफ ऑफ डी प्लस ए है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में अगर ले आते हैं तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका क्या करना है? इसका जो आपका वो यू भी इंटीग्रेशन जो होता है ना, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन, वो करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये तक है, ABC है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, और उसके साथ ये जो 5/x ई टू द पावर एक्स कॉम्बिनेशन, कभी कभी ये आता है, लेकिन बहुत सिंपल फंक्शन के लिए आता है, मतलब ये ऐसे एक्सपांड हो जाएगा, ऐसे फंक्शन के लिए आता है। ओके, तो ये हो गया आपका जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बेसिक पार्ट था। और भी एक है, मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद मैं रॉन्स्टन को भी डिस्कस कर लूँगा। जैसे कि ये जो कोची-ऑयलर इक्वेशन है, कोची-ऑयलर मेथड अगर है, मतलब देखो कोची-ऑयलर मेथड जो है ये भी कभी कभी आ जाता है। ये सिलेबस में डायरेक्ट तो लिखा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो ये कभी कभी आ जाता है। जैसे देखो ये है एक इक्वेशन जहाँ x का जो पावर है देखो, और डिफरेंशिएशन का पावर सेम है, मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन और पावर ऑफ x कोफिशिएंट ये दोनों अगर सेम होता है, यहाँ भी देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ भी पावर 1 है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? x इक्वल टू दी पावर z पुट करेंगे, तब x इंटू डी डी एक्स जो है वो d आ जाएगा। सिमिलरली अगर x स्क्वायर डी एक्स टू करते हैं तो d इंटू डी माइनस 1 आएगा।
सिमिलरली एक्स क्यूब इंटू डी थ्री वाई डी एक्स थ्री करता है तो डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू आएगा। मतलब देखो सपोज मैं एक इक्वेशन लिखता हूं ऐसे कि एक्स क्यूब इंटू डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री प्लस सपोज एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, है ना, इक्वल टू जीरो, ऐसे डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू जीरो, ऐसे कोई इक्वेशन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, सो डी इंटू डी माइनस वन इंटू डी माइनस टू, उसके बाद प्लस इसका मतलब क्या है, डी इंटू डी माइनस वन, है ना। तो ऐसे हम लिखेंगे, फिर इसको इक्वल टू हम जीरो करेंगे, फिर यहां से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे, फिर जो डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का रूल होता है कि रूट्स कैसा है वो निकालना है, फिर आ जाएगा। ओके, और एक बात जो है बीच में छूट गया, दैट इज रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, रॉन्स्कियन भी हमको पढ़ना है। यहां कहीं था रॉन्स्कियन जो है, इसके बाद ही आएगा, है ना, इसके बाद ये यहाँ आएगा आपका जो रॉन्स्कियन है। देखो इसको याद करना है अच्छे से, रॉन्स्कियन क्या है स्पेशली, y1 एंड y2 जो है यहाँ से न्यूमेरिकल्स आता ही आता है आईआईटी एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको अब देख पाएंगे कि इफ y1 एंड y2 आर लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास सपोज, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आया y1 एंड y2। अब y1 एंड y2 जो है अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो हम रॉन्स्कियन लिख सकते हैं ऐसे, जो दो सॉल्यूशन है y1 y2 एंड y1 डैश y2 डैश, y1 डैश y2 डैश इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y1 एंड y2। पहले आप लीनियरली इंडिपेंडेंट छोड़ दो, पहले आप ये मानो कि जो एक डिफरेंशिएशन है उसका दो सॉल्यूशन है y1 एंड y2। तो उसके लिए हम ऐसे एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम रॉन्स्कियन बोलते हैं, जो ये 2/2 डिटर्मिनेंट है बेसिकली y1 y2 y1 डैश y2 डैश। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं हमको क्या मिलेगा, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये मिलेगा। अगर ये जीरो हो गया तब मान लो कि y1 y2 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आया तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया जाएगा और बताएगा इसका जो सॉल्यूशन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको रॉन्स्कियन चेक करना है। अगर रॉन्स्कियन नॉट इक्वल टू जीरो है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, और यहां देखो रॉन्स्कियन को हम डायरेक्टली ऐसे भी अगर एक आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है तो वहां से हम रॉन्स्कियन को डायरेक्टली इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, c e to the power minus pdx, है ना। तो इस यहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से p निकल के आप डायरेक्ट यहाँ से भी रॉन्स्कियन को लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही फॉर्मूलाज जो है डिफरेंशियल इक्वेशन और जो वेक्टर कैलकुलस है हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने डिस्कस कर लिया सब, आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, लेकिन आप पढ़िए, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। और ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है मैथमेटिकल फिजिक्स में, वेक्टर कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ। मतलब ये ऐसा एग्जाम गया ही नहीं एक साल भी जहां इस दो टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया, डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो टॉपिक से मैं बहुत ही जल्द डिस्कस कर दूंगा, ऐसे ही फॉर्मूला डिस्कशन हो जाएगा। ओके, लेकिन मैं बार बार बताता हूं मैं न्यूमेरिकल सब नहीं कर पा रहा हूं ड्यू टू द टाइम शॉर्टेज। नेक्स्ट सेशन में मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थ्योरी डिस्कशन सब कुछ करूंगा, ठीक है, इस चैनल में। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और आप सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। ओके, थैंक यू।